नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपको वही मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं, वही चीज प्रोवाइड करवाऊं जिससे आसानी से 110 क्रॉस किया जा सके, जिससे आसानी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके और आपको मेंस लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसके लिए जो भी मुझे करना होता है, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार होता हूं जिससे आपका रिजल्ट 100% सिक्योर हो सके। क्या सिर्फ मेरे करने से हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं संभव है, किसी जमाने में संभव नहीं हो सका है। थोड़ा तो आपको भी चलना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक ये महासंग्राम जीतना मेरे लिए भी इंपॉसिबल है और सच बात है आपके लिए भी इंपॉसिबल है। अगर इसको पॉसिबल बनाना है तो साथ देना ही पड़ेगा। श्योर सक्सेस करना है तो साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, सर ये वीडियो बनाइए, सर वो वीडियो बनाए, एक बार पढ़ लिए, उनसे जब पूछता हूं तो जवाब ही नहीं निकलता है। उनसे बस ये कहता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, आप गूगल की मदद से ही हमें बता दो। नहीं बता पाते हैं, फिर इनसे क्या उम्मीद करूं। इतने बड़े परिवार में सिर्फ कुछ हजार ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब एग्जाम तो सब देंगे। लेकिन अगर ऐसे कीजिएगा तो रिजल्ट रुक जाएगा। आज मजा आ रहा है, कल रोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। आज से हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड भी था और कंप्लीट सिलेबस होते जा रहा, तो आज ज्योग्राफी आ गया, बिहार का भूगोल। यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन निकल के आपके सामने आता है। लेकिन इस कम समय में सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस कम समय में हर वो चीज हम पढ़ाएंगे जहां से आयोग हर बार 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 वही क्वेश्चन उठा के आपके सामने रखता है और आपका गलत हो जाता है। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि कुछ हासिल हो या ना हो मुझे नहीं पता है, कुछ चला जाए या आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन 66 हाथों से फिसल ना जाए, इसका आज अभी इसी वक्त से पूरे 30 दिन ख्याल रखना होगा आपको। बात रही सुजीत सर डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो डेट बढ़ा दिए, 1 महीना आ गया ना डेट। मान लीजिए आज ही एग्जाम था, सपोज कीजिए ना, जैसे 65th का आज एग्जाम शुरू हुआ, मान लीजिए आपका एग्जाम था, 30 दिन बढ़ गया ना। 30 दिन बोलने में बड़ा छोटा है सुजीत सर, सिर्फ 30 दिन, लेकिन अगर इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दो घंटे में तो 720 घंटे होते हैं। 720 घंटे में क्या आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो पढ़ाई बंद कर दो, फिर तमाशा कर रहे हो। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। तो चलिए आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बात सही है कि अब आपका टारगेट जो होगा 2021 होगा, या तो फाउंडेशन कोर्स के लिए या तो मेंस के लिए। अब प्रीलिम्स के लिए तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। और ये दोनों कोर्स जो है हमारे संस्था में लॉन्च हो चुकी है, सबसे कम फीस में, बेहतरीन तरीके से और अपने फील्ड के बेहतरीन टीचर से आपको पढ़ने का यह मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं एक बार मेरी संस्था में आइए, मुझसे मिलिए तो सही एक बार। उसके बाद आपको जहां जाना होगा, अपने वक्त को बर्बाद करना हो, अपने पैसे को बर्बाद करना हो, कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आइए। इस वक्त एक ऐसा महासंग्राम लॉन्च किया हूं जिसको सुनते ही आप खुश हो जाइएगा। अभी जो है क्विक रिवीजन कोर्स लॉन्च किया हूं, जो कि बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला है। और यह भी कहा गया सुजीत सर इसका दूसरा बैच भी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इस समय जो है आज से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो रही है, तो इंटरव्यू भी लेना है, तो ऐसे कंडीशन में समय कम मिल पाता। तो इसके लिए जो है 50 बच्चे की जगह पे इसको 70 बच्चे में लॉन्च कर दिया हूं। तो अभी भी सीट खाली है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 500 रुपए दे के ये जो नंबर में लिख रहा हूं 9015148776 पे जो है आप व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, सारा प्रोसेस मिल जाएगा कैसे कैसे होगा। और जो 500 रुपया दे रहे हैं, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट मत समझ ले कि सर 500 रुपए में ही पूरा क्विक रिवीजन कोर्स, पूरा 66, ऐसा नहीं है। ये 500 रजिस्ट्रेशन हुआ जो कि आप सीट बुक करवा लिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 1500 और देना पड़ेगा, यानी टोटल 2000 फी है। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 2500 रुपया फी है। दोनों आपके पास में है। अगर आप सक्सेस
पाना चाहते हैं तो 2,2500 कुछ भी नहीं है। आप तो एक महीने में 5,000 रेंट दे रहे हैं। सोचिए, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन रही, लेकिन आपकी दिल की बात बता रहा हूं। 500 देने के बाद भी आप कैसा खाना खाते हैं, समय पे खाना खा नहीं पा रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बेहतरीन ऑप्शन है ना, आइए ना, मिलिए ना मेरे साथ, चलिए ना मेरे साथ। इस बार 66 का महासंग्राम को जीतते हैं ना, लेकिन अकेले नहीं, साथ देना पड़ेगा। आइए हमारी संस्था में, और हमारी संस्था का नंबर अगर कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्प्ले हो रहा 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कोर्स के लिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ज्योग्राफी पे आते हैं। चलिए, जलवायु आइए समझते हैं। समुद्र से दूर होने के कारण बिहार राज्य के मौसम में एक विषमता है, और विषमता की वजह क्या है अगर क्वेश्चन पूछ दे तो समुद्र से दूरियां हैं बिहार राज्य की, इसकी वजह से यहां पे कुछ विषमताएं हैं। वर्षा और तापमान की दृष्टि से इस राज्य की जलवायु जो है विशिष्ट प्रकार है। एक तो तापमान और दूसरा वर्षा, इस दोनों की वजह से यहां यानी कि बिहार की जलवायु में एक विशिष्टता पाई जाती है। मॉनसूनी जलवायु वाले इस राज्य में वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। एक साल में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से? तो ग्रीष्म ऋतु, इसकी टाइमिंग मार्च से मध्य जून, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और मामला पूरे के पूरे 40 नंबर का है। अगर यह हाथ से गया तो सारा कूड़ा बना के रख देगा आपकी जिंदगी को, 1 साल की मेहनत पानी। और अगर इसको जी लिए तो मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा, इतिहास रचने का मौका मिल जाएगा। सोचना आप ही को है, तो ध्यान रखिएगा। यानी ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेके मध्य जून तक है, वर्षा ऋतु मध्य जून से लेके अक्टूबर तक है, और शरद ऋतु जो कि अभी आ चुकी है यानी कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जो है आयोग इधर उधर करके आपको गलत करवाएगा। तो इस समय जो चल रहा है शरद ऋतु। क्लियर हो गया? चले आगे। ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक रहती है। अप्रैल माह से दिन का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। रहता तो है अगर मैं रूप से देखा जाए तो मार्च तक ही, उसके बाद जो है अप्रैल महीने से क्या होता है, इसकी जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मई जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्तीय तूफानों के पहुंचने पर जनजीवन जो होता पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता। कब? तो मई जून के टाइम में, जब बंगाल की खाड़ी में। गया जिला सर्वाधिक तापमान रहता। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुजीत सर आज जो है सो बांका जिला का तापमान सबसे अधिक बता दिया, सबसे अधिक बता दिया ना, लेकिन अगर एवरेज ऑल देखा जाए तो सबसे अधिक तापमान जो है वो गया का है, याद रख लीजिएगा। और गया का तापमान अधिक होने का कारण कोई बता सकते हैं? जरा कमेंट में बताइए आप लोग। थोड़ा सा बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए बताने की, क्योंकि ये प्रवृत्ति जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक वहां जवाब क्या दीजिएगा? आयोग भी तो आपसे क्वेश्चन ही पूछता है, आप भी तो वहां पेन उठा के टिक मारते हैं या कलर करते हैं। सोचिए, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बिहार में वर्षा का आरंभ जो होता है वो मध्य जून में होता है। ध्यान रखिएगा, यानी 15 जून के बाद जो है बिहार में वर्षा का आगमन शुरू हो जाता है। जुलाई अगस्त तक अत्यधिक वर्षा वाले माह होते हैं। अब अत्यधिक वर्षा वाले जो है जुलाई और अगस्त, इस दोनों के बीच में, ये बहुत ऐसे फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन एकदम उठा के पूछता है और आपको निकाल देगा बाहर, और कहिएगा सुजीत सर क्वेश्चन कैसा देता? ग्रुप डी की तरह देता। सही करके तो दिखाओ, चाहे वो ग्रुप ई का ही देख। आपका क्यों नहीं सही हो रहा? अगर दे भी रहा तो यही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहार स्पेशल है। यहां गिराने का हद तक चांस आयोग के पास में है, यहां बाहर निकालने का पूरे तरीके से जो चक्रव्यूह आयोग रचता है, लेकिन हम भी ऐसा ही चक्रव्यूह रचेंगे जहां से निकलने की संभावना कम और अंदर जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी हमारी। बस साथ रहना है। राज्य में शीत ऋतु का आगमन जो है मध्य अक्टूबर में आरंभ हो जाता है, और दिसंबर जनवरी माह तक अत्यधिक ठंड रहती है। यानी अगले महीने और अगले के अगले महीने, ये दोनों महीने जो है अत्यधिक ठंड जो है बढ़ जाती है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो उत्तर और पूर्वी प्रदेश जो है वो क्या करता है? सर्वाधिक वर्षा। अब देखिए उत्तर और पूर्वी, अब देखिए ये क्या है? उत्तर हुआ, ये क्या हुआ? दक्षिण हुआ, ये क्या हुआ? पूरब हुआ, ये क्या हुआ? पश्चिम। अब उत्तर कहां है? तो उत्तर ये हुआ। पूरब कहां? तो ये हुआ। इसके बीच यानी यहां पे जो है सबसे अधिक, और सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? तो किशनगंज में होती है। एक चीज ये याद रखना है। और पूरे प्रदेश में यानी बिहार में जो चाय की खेती होती है ये किशनगंज में ही होती है।
याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपवाह प्रणाली, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। बिहार की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी नदियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बागमती, उद्गम कहां है यानी कहां से निकलती है, तो हिमालय की महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती है, याद रख लीजिएगा। इनका संगम कहां होता है, खारमोट गाड़ी खगड़िया में जाके इसका संगम हो जाता है, बस इतना याद रखिए कहां से निकल रही है। दूसरा है महानंदा, हिमालय की महाभारत श्रेणी, ये भी नेपाल से ही। कहां पे, तो कटिहार के पास इनका संगम होता है, गंगा नदी में। महानंदा गंगा नदी कटिहार में। क्लियर हो रहा है ना, सब ने याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है फल्गु, ये फल्गु वही है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही फल्गु महात्मा बुद्ध के समय में निरंजना नदी कहलाती थी, याद आ गया ना। तो फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखिएगा, और टाल क्षेत्र के पास गंगा में जाके मिल जाती है। टाल वाला क्षेत्र कौन सा हुआ, ये मोकामा वाला टाल क्षेत्र है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं पुनपुन, यानी मध्य प्रदेश की पठारी भाग से निकलती है पुनपुन, और फतुहा के पास में जो है यहां गंगा से आके समा जाती है। नेक्स्ट है कर्मनाशा, यानी कि विंध्याचल की पहाड़ी से क्या होती है, ये निकलती है कर्मनाशा, और मिलती कहां है, तो चौसा के उत्तर गंगा नदी में। ध्यान रखिएगा चौसा। अब चौसा किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास की दृष्टि से, मुझे कमेंट करके बताइए। चौसा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये मुझे कमेंट में चाहिए आपसे। नेक्स्ट है गंगा, गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री से उत्तराखंड से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में। अब उत्तराखंड कई नए बच्चे ऐसे होंगे कि सर उत्तराखंड क्या है, ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूं पता होगा, लेकिन ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है। उत्तराखंड ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। नेक्स्ट है सॉरी गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से ये निकलती है, और मुंगेर के उत्तर खगड़िया में जाके समा जाती है। नेक्स्ट जो है कोसी, इसको भला कौन भूल सकता है, कोसी सप्त कौशिक, याद रखिएगा सप्त कौशिक से निकलती है, सप्त कौशिक पूर्वी नेपाल से, और काढ़ा गोला यानी कि पूर्णिया के निकट जाके गंगा में समा जाती है। कौन, तो कोसी। और बिहार का शोक तो कोसी, अगर बंगाल का शोक तो जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा कि सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, दानापुर पटना के निकट जो है आपके गंगा नदी में आके मिल जाती है। सरयू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नंपा श्रेणी से निकलती है नेपाल से, और छपड़ा के निकट जो है गंगा के पास में आके मिल जाती है। बताइए याद करने का कुछ है, अगर एक बार सुन लेते हैं, दो बार सुन लेते हैं, तो हमारी वीडियो हमेशा 2 से 3 बार सुनिए, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी सोचना आप ही को है। आप आज लग रहा होगा ऐसा कैसा सर, एक बार सुन लेंगे काम चल जाएगा, वो तो रिजल्ट बताता है। नदियों के किनारे कुछ प्रमुख नगर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और स्पेशली जो ध्यान रखना है गंगा वाले क्षेत्र को, बस और किसी को ध्यान नहीं रखना, गंगा वाले क्षेत्र को। गंगा आपका मोकामा वाला क्षेत्र, बक्सर वाला क्षेत्र, पटना वाला क्षेत्र, भागलपुर वाला क्षेत्र और मुंगेर वाला क्षेत्र, ये सब जो है गंगा के किनारे प्रमुख बसा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं प्रमुख जलकुंड और उनकी अवस्थितियां, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो जलकुंड है वो कहां पे स्थित है, कहें या फिर उद्गम स्थली कहां है। क्लियर है। आइए सूर्यकुंड, इनकी अवस्थिति कहां है, तो याद रखिएगा राजगीर में है। क्लियर हो गया ना। ब्रह्मकुंड ये भी राजगीर में, कुंड कुंड जो भी रहे राजगीर में डाल देना है। अब कुंड तो ये हुआ, अब जो है सीता कुंड पूछ दे सुजीत सर तब क्या बोलिएगा, जैसे ही सीता कुंड पूछ दे तो आप मुंगेर चले जाइएगा, क्योंकि सीता मुंगेर से थी, मुंगेर में भी इनका कुंड मिला है। अब गौमुख पूछ दे तब क्या बताएंगे, तो गौमुख और सीता दोनों क्या होता है, एक माता की तरह ही मानते हैं। याद करने के लिए जैसे गौ माता बोलते हैं वैसे सीता माता बोलेंगे। ये दोनों कुंड जो गौ माता है वो कहां पे है, तो मुंगेर में है। तो सीता कुंड और सॉरी गौमुख ये कहां पे हो जाएगा, आपका मुंगेर में हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्यकुंड पूछ देगा तो क्या बताइएगा, सूर्य कहां पे है, तो राजगीर में सबसे पहले निकलते हैं सूर्य। बस याद करने का ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कितना रटिएगा, रट रट के पागल हो जाइएगा, और जो डाटा अंदर चला भी जाएगा तो निकल नहीं पाएगा समय पे। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लीजिए जहां से संभावना सही होने के 100% हो जाए। क्लियर हो गया ना। गौमुख कुंड। चलिए आगे आते हैं।
अब बिहार की मिट्टियां थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे देखने में आपको मजेदार लगे और समझ में आता जाए। बिहार की मिट्टियां को थोड़ा सा एक तरीके से खंगालने की कोशिश करते हैं, उसी सब मिट्टियों को जहां से आयोग उठा उठा के निचोड़ निचोड़ के क्वेश्चन आपके सामने डालता है। बिहार राज्य के 90% पर जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा बिहार राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो अगर याद होगा जलोढ़ मिट्टी तब तो बताइएगा, और नहीं याद होगा तो लेटेराइट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ठीक है ना, बोल के निकल जाइएगा और हो जाएगा गलत। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण जलोढ़ मैदान में नदियों के द्वारा अवसाद से निर्मित है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ में अवसाद से क्या है, निर्मित है यही जलोढ़। याद हो गया ना, 90% सबसे अधिक, प्रतिशत भूल जाइए तो कोई बात नहीं है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी यानी कि पश्चिम चंपारण का पर्वतीय भाग, पश्चिम मतलब क्या, पश्चिम वाले चंपारण, और पूर्वी मतलब उसके बाद वाले, तो पश्चिम चंपारण जो है यानी कि शिवालिक श्रेणी जो पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी अगर सिर्फ चंपारण वाला क्षेत्र देख लीजिए, पश्चिम चंपारण वाला पर्वतीय भाग वाला, उसको अगर छोड़ दीजिए तो मुख्यतः सभी जगह जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। इसीलिए 100% ना देके 90% दिया जाता। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ये तो सब रट लिया होगा कि 90% सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब पूछ देगा कहां जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, वहां आपको लेकर डूब जाएगा। तो याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर मुख्यतः सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है कहां, तो पश्चिम चंपारण के उत्तर और पश्चिम वाले भाग में। उत्तर पश्चिम समझ में आ गया होगा, यहां पे है तो ये वाला क्षेत्र। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा के पास पश्चिम में चंपारण की पहाड़ी से लेकर किशनगंज तक फैली तराई मिट्टी पटसन, धान, गन्ना की खेती के लिए अनुकूल है। यानी कि अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण से लेकर पूरा का पूरा उत्तरी सीमा, पूरा जो पूरे के पूरे नेपाल के बॉर्डर पे लगता है, सबके सब जो है वो क्या है, यहां पे जो मिट्टी बिछाई गई है ये क्या है, तराई मिट्टी है, जहां पे पटसन के लिए, धान के लिए, गन्ना के लिए जो पूरी तरीके से अनुकूल है। नेक्स्ट आते हैं कैमूर, रोहतास के पठारी भाग में पाई जाने वाली लाल बलुई मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब कैमूर पठार कहां है, थोड़ा मैप देखा कीजिए, कई बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं और अंतिम दम तक बोलूंगा, 26 दिसंबर तक मैप को देख लीजिए, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। मैप को छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रट के, समझ के या फिर ट्रिक से भी याद नहीं रह पाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैप है। अब देखिए ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है ना। यानी कि ये क्या हो गया पश्चिम, ये क्या हो गया दक्षिण, पश्चिम दक्षिण वाला हिस्सा जो है कैमूर रोहतास की पठारी है, यहां पे लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। याद रख लीजिएगा, लाल बलुई मिट्टी में कौन से अनाज पाए जाते हैं, तो मोटे अनाज यहां पे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी, जिसको कहते हैं रेत और कंकर की बहुलता इसके अंदर बहुत होती है। बलथर, बलथर मतलब समझ में आएगा ना, बलथर जिसमें बल होता है, यानी क्या, कंकर, रेत, ये सब की बहुलता जो है बलथर मिट्टी में सबसे अधिक जो है पाई जाती है। इसका रंग जो होता है, ये पूछेगा कैसा होता है, तो बोलिएगा इसका रंग पीला और लाल दोनों होता है। बलथर मिट्टी जो होता है जिसमें रेत या फिर कंक्रीट, कंकर, छोटे छोटे कंकर जो है पाए जाते हैं, जिसका कलर जो होता है, रंग जो होता है, पीला और लाल दोनों होता है। इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें को याद रखिएगा, मक्का, अरहर, चना, ज्वार, बाजरा, कुल्थी होती है। कुल्थी आज के डेट में बड़ा पॉपुलर है, सबसे अधिक जो है उपज कहां पे कुल्थी की होती है। बस मुझे कुल्थी की उपज कहां पे होती है ये नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कमेंट में कि कुल्थी है क्या, बस मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट है अबरक मिट्टी, ध्यान रखिएगा, अबरक मिट्टी बिहार के नवादा जिले में रजौली प्रखंड में पाई जाती है। यानी कि बिहार के नवादा जो जिला है, अब नवादा जिला कहां पर चल जाएगा, सीधे दक्षिण बॉर्डर झारखंड का। क्लियर हो रहा है ना। यानी कि नवादा जिला जो होगा वहां पे जो है अबरक मिट्टी पाई जाएगी रजौली के प्रखंड में। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिण में, क्लियर हो रहा है ना, गंगा के दक्षिण यानी ये वाला क्षेत्र में ताल,
टाल वाला, जिसको टाल भी कहते हैं, ताल, पुरानी जलोढ़ और बलथर मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है दक्षिण में। ध्यान रखिएगा, बलथर का भी, पुरानी जलोढ़ का भी और ताल का मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है खादर मिट्टी। गंडक और बूढ़ी गंडक के निचली घाटी, गंगा की घाटी, कोसी, महानंदा घाटी में पाई जाती है खादर मिट्टी। कहां कहां? तो गंडक में भी, बूढ़ी गंडक के निचली घाटी में भी, गंगा के घाटी में भी, कोसी में भी और महानंदा में, इन सारी जगह में खादर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है घूसर रंग की मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं। जो घूसर रंग की मिट्टी होती है उसको टाल की मिट्टी कहा जाता है। यह अत्यधिक उर्वर मिट्टी होती है तथा जल सोखने के बाद इस भूमि पर रबी की फसल अच्छी होती है। पूछ देगा टाल के क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, तो अगर पता होगा तो रबी बताइएगा, नहीं पता होगा तो खरीफ, मोटे अनाज बोल के निकल जाइएगा। हो जाएगा गलत, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिएगा 2 बजे तो फिर सर पीटिएगा। तो सर पीटने से खुद को बचाना होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहें या कहें बांगर, एक खादर नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर हो गया ना? यानी कि बांगर मिट्टी का विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी क्षेत्र में सबसे अधिक है। याद रख लीजिएगा कहां? तो पूर्णिया सहरसा। पूर्णिया सहरसा कौन सा क्षेत्र में चला जाएगा? आपका सीधे के सीधे अगर देखा जाए तो आपका ये वाला क्षेत्र उत्तर हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया पूरब। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका होगा। मैप जाके खोल के देखिए। हल्के भूरे रंग की यह मिट्टी जो होती है कुछ क्षेत्र में करैल या फिर कहें तो कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। करैल या कैवाल, इसी मिट्टी को कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा पूर्णिया और सहरसा में, और इसी मिट्टी को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है कृषि, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे और उम्मीद है कि यह सेशन जो है आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो रहा होगा। यानी कि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो किसी का गलत हो या सही हो आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सही होना चाहिए। दोस्तों कैसा वीडियो लगा हमें जरूर बताइएगा, और हो सके तो अगर कोई और ग्रुप से आप जुड़े हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।